जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है योग और जीवन शैली। ये टॉपिक कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में है, योगा एंड लाइफ स्टाइल। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से योग और योग के कुछ आसन लाइफ स्टाइल को सुधारने और लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बीमारियों में सुधार करने में मदद करते हैं। किस प्रकार से कुछ योगासन उन बीमारियों को ठीक करने या उन बीमारियों की स्थिति और बिगड़ने से रोकने में मदद करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे उन आसनों को करना होता है और किस प्रकार से सावधानियां बरतनी होती हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यौगिक आसन्स, देयर बेनिफिट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि कुछ यौगिक आसनों के बारे में, उनके फायदे के बारे में और उनको करते समय कुछ सावधानियों के बारे में, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो देखिए, योग के बारे में एक चैप्टर पहले ही अलग बन चुका है, वो कक्षा 11वीं के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में है। तो उसमें हम पूर्ण रूप से योग की परिभाषा, योग क्या है, कितने प्रकार के योग होते हैं, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महर्षि पतंजलि का दिया हुआ अष्टांग योग, उसके क्या 8 चरण हैं वगैरह वगैरह, सब हम उसमें अलग ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो योग क्रियाएं हैं, भारतवर्ष में लगभग 5000 साल से भी पुरानी परंपराएं हैं और प्राचीन समय में इसका प्रयोग आत्मा की शांति, संतुष्टि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में योग मुख्य तौर पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग योगा को सिर्फ फिटनेस से, हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से जोड़ते हैं, इसलिए फोकस करते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। इनमें मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। देखिए, योग आसन के बारे में जानिए, प्राणायाम तो हम अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे। आसन का मतलब है पोस्चर, a state of body in which it can be kept easily for a long period of time without any discomfort। मतलब एक अवस्था में बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक अपने शरीर को बनाए रखना, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उस कंडीशन में बैठे रहो लंबे समय तक, दैट इज आसन, दैट इज पोस्चर। नॉर्मली बैठ के किताब पढ़ना भी एक पोस्चर है, नॉर्मली सीधा सीधा चलते रहना भी आपका एक पोस्चर है, सोना भी एक पोस्चर है। तो जिस कंडीशन में आप बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक बने रहें, दैट इज आसन। और अगर पतंजलि के अनुसार परिभाषा देखें तो भी आसन की परिभाषा यही है, स्थिरम सुखम आसनम। हमें तो बस मुख्य रूप से ये जान लेना है कि आसन का मतलब बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक अपने शरीर को एक स्थिति में बनाए रखना। देखिए, अगर हम जाने कि आसन के क्या फायदे होते हैं, तो देखिए, आसन इम्प्रूव करता है, सुधारता है। क्या सुधारता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि शरीर की लचकता। जब आप आसन करते हैं, रेगुलरली नियमित तौर पर योग आसन करते हैं, तो आपके जोड़ों की लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, आपके जॉइंट्स बिल्कुल फ्री और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये आप देखते ही होंगे, किसी को भी जो भी यौगिक आसन करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल पे होती है। स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत बढ़ जाती है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि योग आसन में बैठने के लिए मांसपेशियों को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। और देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे एडवांस आसन हैं जिसको कोई नॉर्मली आप जो योग आसन को नहीं करता, वो अगर करने की कोशिश करे तो वो उस आसन को कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एडवांस आसन को करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति नियमित तौर पर आसन को करता है तो उसके शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसके शरीर का बैलेंस बढ़ जाता है, संतुलन अच्छा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो सिर्फ और सिर्फ संतुलन को ही अच्छा करते हैं, जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, मयूरासन हो गया, बकासन हो गया। बहुत सारे आसन हैं, संतुलन बनाते हैं। ये आसन स्ट्रेंथ भी बना रहे हैं, संतुलन भी बना रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। जब हम आसन करते हैं तो जिस भी पोज में बैठे हैं वहाँ पर ब्लड का सप्लाई अधिक होता है, अच्छा होता है। तो अगर आप 2-4 तरीके के आसन रेगुलरली पर डे करते हैं तो नॉर्मली आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन, बहुत सारे ऐसे आसन हैं
जो आपके पेट पर, आपके पूरे आमाशय पर, बड़ी आंत छोटी आंत पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सभी आसन पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बना देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, नहीं सुना तो जान लीजिए कि वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जाता है। ये पाचन क्रिया तेज कर देता है, भोजन को आसानी से पचाता है। हार्मोनल बैलेंस, जब आप आसन करते हैं तो ये शरीर के कई सारे ग्रंथियों को टारगेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन पैदा करते हैं। अब आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं पता तो मेरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर एंडोक्राइन ग्रंथि के बारे में जानिए। तो हार्मोनल बैलेंस यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि को टारगेट करके उनके द्वारा निकाले जाने वाले हार्मोन्स का संतुलन बनाता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपका थायराइड से लेके बॉडी मेटाबॉलिज्म हो, आपके मानसिक संतुलन की बात की जाए, सेक्सुअल बिहेवियर की बात की जाए, सब कुछ संतुलित होता है। इम्यून सिस्टम, जब हम आसन करते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर रहा है, हमारे ग्लैंड्स को टारगेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों मिला करके हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। क्योर्स लाइफ स्टाइल डिजीज, इस चैप्टर में हमें इसी पे मेन फोकस करना है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे कि मोटापा हो गया, अस्थमा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लोअर बैक पेन जो हो जाता है गलत तरीके से बैठने सोने की वजह से, तो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करते हैं। रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव से मुक्ति मिलेगी आपको। जो मानसिक स्ट्रेस है, तनाव है, जिसकी वजह से मतलब अगर ये तनाव और एंजाइटी बढ़ जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है योगासन करने की वजह से। तो आइए इस चैप्टर के मुख्य पार्ट यानी कि क्योरिंग लाइफ स्टाइल डिजीज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी से डील करेंगे हम। ओबेसिटी यानी कि मोटापा क्या है? जब एक व्यक्ति के शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो उसे मोटापे में गिना जाता है। जरूरत से ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना है आपको। जब किसी व्यक्ति के सामान्य भार से उसका भार 20% अधिक हो जाए, जो उसका नॉर्मल वजन होना चाहिए। अब नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको एक चार्ट शो कर दूंगा। आप देख लेंगे कि कितनी हाइट पर कितना वजन होना चाहिए। तो उसके शरीर के सामान्य भार से यदि उसका भार 20% अधिक हो जाए तो उसे मोटापे में गिना जाता है। और मोटापा पता करने के लिए हम बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, यानी कि वेट भी जो आप अपना निकालेंगे वो किलोग्राम में होगा। 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो जो वजन हो, अपॉन हाइट इन मीटर्स यानी कि आपकी ऊंचाई मीटर में। और जो ऊंचाई आएगी, जो आप अपनी हाइट निकालोगे उसका स्क्वायर कर लोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी हाइट आई है 1 मीटर 73 सेंटीमीटर यानी कि 1.73, तो आप उसको 2 बार गुणा करके, यानी कि अगर 1.73 आई है तो 1.73 इंटू 1.73, इस तरीके से 2 बार गुणा करके जो आएगा वो नीचे लिखेंगे। और जो आपका वजन होगा, मान लो 70 किलो वजन है, तो वो ऊपर लिखेंगे और इससे फिर भाग देंगे, आपका बीएमआई आ जाएगा। ये मैट्रिक सिस्टम में है, समझे, याद रखेंगे। और यदि एलबीएस में निकालना हो, एलबीएस में, क्योंकि वजन को केजी में ना माप के अगर एलबीएस में नापें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 703 गुना वेट यानी कि 703 इंटू वेट अपॉन हाइट इन इंचेस। इस बार हाइट इंच में निकालेंगे और इंच में निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा बीएमआई। तो देखिए बीएमआई के लिए क्या है, अंडरवेट अगर जानना है तो 18.5 से कम जिसका बीएमआई आएगा वो अंडरवेट में आएगा। नॉर्मल रेंज में कौन आएगा, 18.5 से 24.9 तक जो है वो नॉर्मल रेंज में आएगा। ओवरवेट किसको गिना जाएगा, 25.0 से 29.9 तक जो आएगा वो ओवरवेट में गिना जाएगा, यानी कि जिसका वजन अब बढ़ना शुरू हो गया फालतू। ओबेस यानी कि मोटापे वाले किस में आते हैं, 30 से ऊपर जिनका बीएमआई हो वो मोटापे में गिने जाते हैं। तो अब 30 से ऊपर में भी अलग अलग क्लास होता है। ओबेसिटी क्लास 1 यानी कि फर्स्ट स्टेज, ये 30 से 34.9 तक होता है। ओबेसिटी क्लास 2 यानी कि सेकंड स्टेज, ये 35.0 से 39.9 तक गिना जाता है।
और ओबेसिटी क्लास 3 सबसे डेंजर, मतलब अब तो जाने कौन सी बीमारी शरीर में हो जाए, जाने क्या फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, क्या आपको डायबिटीज हो जाए, जाने क्या क्या हो सकता है क्लास 3 में। ये 40 से ऊपर अगर आपका बीएमआई जाएगा तो काउंट में आएगा। क्लास 1 वाला खतरे की घंटी है, क्लास 2 वाला बिल्कुल रेड डेंजर जोन में आप आ चुके हैं, क्लास 3 वाला तो बस लास्ट स्टेज पहुंच गया आपका मोटापा। तो ये ओबेसिटी, ध्यान रखेंगे आप इस चार्ट को, ये तो याद कर ही लीजिए, आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको जानने की ज़रूरत है। खुद का भी जानते रहो और दूसरे को भी बताते रहो कि भाई तू मोटा हो गया, ये देख खतरे की लाइन में आ चुका है। ये देखिए, ये आपको चार्ट शो कर रहा है कि किस तरीके से हाइट, ये हाइट इन फीट, ये फुट में भी दे रखी है, 4 फुट 6 इंच। देखो, एक कॉमा जो है ये फुट है और 2 कॉमा इंच को दर्शाता है, और यहीं पर मीटर में भी लिख दिया है, और उसके लिए आदर्श भार भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि किसी की हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो उसकी हाइट मीटर में कितनी होगी, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखो 1.6016। तो उसका जो आदर्श वेट है, आइडियल वेट, वो होगा 53 किलो से लेके 65 किलो के बीच में। 65 से ऊपर अगर आएगा तो वो ओवरवेट में काउंट होगा। जैसे कि मेरी हाइट 5'4" है और मेरा वजन हमेशा 72 किलो के आसपास रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग कर करके बोन डेंसिटी बढ़ने की वजह से और कुछ मसल्स इंक्रीज होने की वजह से वेट ऊपर चला गया है। तो फिर भी आप ये मान के चलिए कि मैं हमेशा ओवर वेट में रहता हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा नहीं जाने देता अपने आप को, तो मैं ओबेसिटी के रेंज में नहीं आता। ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सारा इस तरीके से। तो पढ़ते हैं आसन फॉर ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी के लिए कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन ओबेसिटी में फ़ायदा पहुंचाएंगे, करने का तरीका, उनके बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन कौन से आसन के बारे में पढ़ना है हमें इसमें, हमें पढ़ना है वज्रासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वज्रासन, जिसको कि थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है। ये एक ध्यानात्मक आसन होता है और इसको करने के लिए देखिए किस प्रकार से, पहले तो ऐसे आगे की तरफ फैला के बैठो टांगों को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों टांगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मोड़ लीजिए। पंजे बिल्कुल फैले हुए होने चाहिए, तलवे आसमान की तरफ होने चाहिए, और ये दोनों पंजे आपस में मिले हुए होने चाहिए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल कमर सीधी रहेगी आपकी, सिर बिल्कुल सीधा रहेगा और छाती आगे की तरफ उठी हुई, हाथ दोनों अपने जांघों के ऊपर रख लेंगे। ये वज्रासन करने का तरीका होता है। इसके अगर फायदे जानिए तो सबसे पहला फायदा ये कंसंट्रेशन के लिए। अब हम जब आसन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं ना, सारी बातें पढ़ लेते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ इसकी ओबेसिटी के फायदे के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है, और एकाग्रता का मतलब ये स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। पाचन क्रिया अच्छी करता है, इसीलिए कहते हैं कि वज्रासन को खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। और पाचन क्रिया अच्छी करता है इसीलिए ये गैस यानी कि कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। हिप्स के फैट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि हम हिप्स के ऊपर अपने मतलब कूल्हों के ऊपर बैठ रहे हैं हम, तो वहाँ पर मौजूद फैट को कम करने में मदद करता है। और हर्निया, जिसको कि नाल उतरना या नाभ उतरना कहते हैं, इसके बारे में मैं जब पाचन तंत्र पढ़ा रहा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वहाँ पर डिटेल से बताया है। तो हर्निया से बचाने में मदद करता है। और पाइल्स यानी कि बवासीर का रोग हो अगर किसी को, तो उसमें भी ये आराम देता है। अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी कि मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसमें भी ये आराम देता है। तो देखो आपने जाना कि ये मोटापे में कैसे मदद कर रहा है, हिप्स के फैट को कम करने में मदद करता है, पाचन शक्ति अच्छी करता है, तो गैस यानी कि कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो जिसका पाचन शक्ति बढ़िया हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को आसानी से पचा देगा, और उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके चयापचय की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, मतलब ऊर्जा वो आसानी से खर्च करेगा, मोटापे से दूर होता रहेगा।
इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जाने, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखो, आप देख रहे हो कि घुटने के बल बैठते हैं हम इसमें। तो जिसको घुटनों में दर्द रहता हो, जिसको जॉइंट्स में पेन रहता हो, चाहे घुटने का हो चाहे टखने का हो, जिसको जोड़ों में दर्द रहता हो, उसको ये वज्रासन नहीं करना चाहिए। और जिसको देखो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख रहे हैं हम, तो जिसको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो उसको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम। अगला है पाद हस्तासन, द हैंड अंडर फुट पोज, यानी कि हाथों को बिल्कुल पैरों के नीचे ले जाते हैं। इस आसन को करने की प्रक्रिया में आप देखिए, पहले तो बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और फिर धीरे 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 करके नीचे झुकेंगे। आपकी जो थाई की जो बैक मसल है, यानी कि हैमस्ट्रिंग की जो मांसपेशी है, बिल्कुल सीधी खिंची हुई रहेगी। आपकी काफ मसल यानी कि पिंडलियों की मांसपेशियां बिल्कुल खिंची रहेंगी। जांग के आगे की जो मांसपेशी है यानी कि क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियां, ये बिल्कुल खिंची हुई रहेंगी। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, मुड़े हुए नहीं रहेंगे। और आपको पूरी तरह से झुककर अपने सिर को घुटनों के पास लगाते हुए हाथ को पंजों के नीचे ले जाना है। यह बिल्कुल सही तरीका होता है पाद हस्तासन करने का। भाई शुरू में जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसको तो दिक्कत होगी, उसको तो मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। पर धीरे 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 जब कोई इस आसन में परफेक्ट हो जाता है तो मतलब ये सबसे बढ़िया रेंज माना जाता है पाद हस्तासन का। इसके फायदे क्या हैं? शरीर को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देगा, यानी कि लोअर बॉडी तो होगी ही होगी, अपर बॉडी भी, क्योंकि जब हम करते हैं तो ये पीठ की मांसपेशी भी खिंचती है। ये जो मसल्स हैं ये वाली, ये पीठ की मांसपेशी भी खिंचती है। तो ये पीठ की मांसपेशी को भी फ्लेक्सिबल बना देगा और कमर के नीचे का तो एक एक अंग फ्लेक्सिबल बना देगा आपका ये। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करता है। ठीक है, पाचन शक्ति को बढ़ाकर ये भी कब्ज को ठीक करने में मदद करता है। पेट पर जो आपके फैट जमा होगा तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो आप समझ रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल कर दिया इसने, लचीला बना दिया इसने। और पूरे पैर के नीचे की सारी मांसपेशी को, चाहे वो पैर के पीछे की मांसपेशी हो या पैर के आगे की मांसपेशी हो, सबको लचीला बना दिया इसने। तो फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत बड़ा योगदान है। पेट पे से चर्बी को हटाने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। पाचन क्रिया अच्छी करेगा, गैस से छुटकारा दिलाएगा। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिनको पीठ दर्द हो वो इस आसन को ना करें। और अगर फिर भी अगर इस आसन को करना चाहते हैं, पीठ दर्द है उसके बावजूद भी, तो बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आगे झुकें। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको पीठ दर्द हो उसको इसका कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा आसन चुने, क्योंकि पीठ पे पूरा खिंचाव होता है इसमें। आगे देखिए, ऊर्ध्व हस्तासन। अब यहां पर हाथों को नीचे नहीं ले जाना, यहां पर हाथों को ऊपर ले जाना है। आप देख रहे हैं ऊर्ध्व हस्तासन, यानी कि अपवर्ड हैंड पोज। इसमें बिल्कुल सीधे खड़े रहना है आपको। दोनों पैरों को बिल्कुल पैरेलल यानी कि समानांतर की स्थिति में रखना है। और दोनों घुटने और पैर सीधे रखते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल हथेली आमने सामने करते हुए बिल्कुल ऊपर तक खींच के रखना है। कई बार लोग हथेली को मिला भी लेते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। और बिल्कुल हाथ तने हुए होने चाहिए इस आसन में। अब इसके फायदे देखें। पेट को खिंचाव प्रदान करेगा, कमर कंधों को खिंचाव प्रदान करेगा। तो जब पेट को खिंचाव प्रदान कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये पाचन शक्ति को अच्छा करेगा। कंधों को, छाती को खिंचाव प्रदान कर रहा है तो फेफड़े फेफड़े की शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का प्रवाह अच्छा कर देगा। किसी को अगर सियाटिक नर्व की प्रॉब्लम हो, सियाटिक नर्व या कोई उसे साइटिका कह लेता है, जो रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में जो लुम्बर हड्डियां होती हैं रीढ़ की, वहां पर नस दबने की वजह से दर्द शुरू होता है। और वो दर्द धीरे धीरे पहले लेफ्ट लेग में और फिर नीचे तक पूरे पूरे पैर में होने लगता है। जिसका ज़्यादा बढ़ जाता है उसको दोनों पैरों में होने लगता है नस दबने की वजह से। तो उसमें आराम देने में मदद करता है ये। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जिसको कंधे में, अब देखो इसमें कंधे में खिंचाव हो रहा है, गर्दन में दर्द होगा अगर किसी को, तो जिसको कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या खड़े रहने पर ज़्यादा तनाव देने पर चक्कर आने लगता है, उनको इस आसन से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, त्रिकोणासन, ट्राइंगल पोज। इसमें ट्राइंगल का आकार बना लेना होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे
आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ है, पीछे वाले पैर के मांसपेशियों में भी पूरी तरह से तनाव मौजूद है। ये देखिए कमर की मांसपेशियों में भी पूरा तनाव है। हाथ नीचे टच है और एक हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ किया गया है। सिर को ऊपर रखा है ताकि आसमान की तरफ नजरें रहें। अब इस आसन को अगर देखिए आप करते कैसे हैं, आप इस GIF पिक्चर की मदद से देख पा रहे होंगे। पहले ये पैर आगे घुमाया जाता है, देखिए, और फिर ये पैर उसी दिशा में घुमा लिया जाता है। दूसरा पैर आप देख रहे होंगे, ये पैर 90 डिग्री है तो ये पैर उसका बेस बना रहा है। और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नीचे झुकते हैं, एक हाथ ऊपर रहता है। इसमें अगर आप अपने गर्दन को ऊपर ना भी करें तो भी चल जाता है। इस आसन के फायदे क्या क्या हैं? टांग, आप देख रहे हो, टांग, घुटने, बाजू, सीने, सारी मांसपेशियां इसमें खींच रही हैं, तो ये सबको बिल्कुल शक्तिशाली बना देगा। ब्लड का सर्कुलेशन आपका अच्छा कर देगा, रक्त प्रवाह अच्छा हो जाता है। मोट जहां मांसपेशी खिंचती है वहां पर मांसपेशी में ऊर्जा भी खर्च होती है, तो ये मोटापे को कम करने में मदद करता है। और जो कमर के का हिस्सा है, आप देख रहे होगे ये कमर के हिस्से पे फोकस डाल रहा है, तो कमर के हिस्से से फैट को कम करने में मदद करता है। ये हाइट बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद होता है अगर ग्रोइंग एज में इस आसन को किया जाए नियमित तौर पर। ग्रोइंग एज मतलब वही 14 के आसपास की उम्र, 14 से पहले। क्योंकि ये खड़े रह करके किया जा रहा है तो ये संतुलन बनाने में भी मदद करता है। ये शारीरिक संतुलन को सुधारता है, पेट को मजबूत करता है, पेट के हिस्सों को, पेट के मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, पेट और कमर के चर्बी को हटाने में मदद करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जाने कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आपको दस्त हो गए हैं या हाई बीपी है, या सबसे बड़ी बात कि आपको पीठ में चोट है क्योंकि पीठ की मांसपेशी खिंच रही है और इसमें गर्दन हम नीचे करते हैं। तो यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो भी इन सभी कंडीशंस में आपको त्रिकोणासन से दूर रहना चाहिए। देखो जिस किसी को भी माइग्रेन होता है तो माइग्रेन में क्या होता है, सिर में कफ इकट्ठा हो जाता है। माइग्रेन का जिक्र आया तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक सलाह दूंगा। जिस किसी को भी माइग्रेन है, यानी कि सिर में दर्द होता है, तो माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होंगे, जिस किसी को माइग्रेन होगा और वो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो अपने आप को जोड़ के देखे ज़रा इस बात से कि आप ज़रा सा भी धूप में निकलोगे तो आपके सिर में दर्द शुरू होने लगेगा, और सिर में किसी एक तरफ दर्द शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल टीस टीस लगती है, यानी कि लगेगा कोई कील ठोक रहा है आपके सिर में। और वो दर्द दवाई लेने पे भी जल्दी आराम नहीं होता, नींद भी नहीं आएगी आपको कि सो करके आप अपने सिर दर्द को आराम कर लें। माइग्रेन जिसको एक बार हो गया और वो उसको ठीक करने के लिए कोशिश ना करे तो वो पुराना और पुराना और पुराना होता जाता है और स्थिति को भयानक करता चला जाता है। सबसे बढ़िया उपाय है माइग्रेन को ठीक करने का, क्योंकि ये कफ जमा हो जाता है सिर में। जब कभी आपको, देखिए योग तो है ही इसका उपाय, अगर आप नेति और धौती करना शुरू कर देते हैं, शुद्धि क्रियाएं, तो आपका तो माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो जाना है, कफ तो सारा निकल जाना है यूं ही शरीर से। पर अगर आप वो शुद्धि क्रिया नहीं करते तो जब कभी आपको सर्दी जुकाम हो तो जैसे ही 2-3 दिन के सर्दी जुकाम के प्रोसीजर से निकलेंगे आप बाहर, ठीक होगा, कफ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, गाढ़ा पीला कफ बनने लगता है। लोग क्या करते हैं, उस कफ को बार बार नाक में रोके रखेंगे, नाक में रोके रखेंगे। इससे क्या दिक्कत होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके सिर में जमा हो जाता है। आपको क्या करना है, जब कभी आपकी सर्दी ठीक हो तुरंत और आपको कफ बनना शुरू हो, थोड़ा बहुत टहलिए, वॉकिंग करिए, और जो कफ बन रहा है उसको खींच खींच कर मुंह से फेंक दीजिए बाहर। शरीर का जब सारा कफ निकाल दोगे आप 2-4-5 दिन, एक हफ्ते में जब सारा कफ निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाएगा। अभी तो समझ गए होंगे आपको इसमें सावधानियां क्या बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये क्या है? द हाफ फिश पोज, मछली वाला पोज बन रहा है इसमें, और हाफ फिश पोज है ये। देखिए इसमें क्या करना होता है, देखिए नॉर्मली बैठिए अपने पैरों में स्वस्तिक बना के, एक पैर इस तरीके से है और दूसरा पैर भी स्वस्तिक की पोजीशन में रहेगा, पर उसे उठा के जो आपका राइट लेग है, या वो लेफ्ट लेग के ऊपर, या लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर उठा के इस तरीके से रखिए, घुटने के सपोर्ट के साथ, ताकि आपका पैर बिल्कुल दूसरी तरफ अड़ा रहे। फिर उसके बाद जो पैर उठाया है आपने, घुटने के उधर रखा है, उसका विपरीत हाथ, उसका अपोजिट साइड का हाथ उठाइए और उस हाथ की कोहनी को
इस घुटने के साथ मिला करके बिल्कुल स्ट्रेच करके इस उंगली को पकड़िए। आप देख रहे हैं दूसरा हाथ आपका पीछे रहेगा, या तो आप पीछे कर लीजिए या सपोर्टिंग कर लीजिए। देखिए जो बैक व्यू है, पीछे से आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं दूसरा हाथ किस प्रकार से घुटने के आगे से होता हुआ पंजों को पकड़ रहा है। उंगली पकड़ लीजिए या फिर पूरा का पूरा पंजा पकड़ लीजिए, जो तो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हाथ आप सपोर्ट के लिए ज़मीन पर रख लीजिए या फिर अपने पीछे रख लीजिए, कमर के पीछे। ये करने का तरीका होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन का। देखिए पढ़ते हैं इसके फायदे क्या हैं। ये पाचन शक्ति को सुधारता है, आपके एड्रिनल ग्रंथि को, पित्त की थैली को और प्रोस्टेट ग्रंथि को, इन तीनों के कार्यों को बिल्कुल नियंत्रित करके रखता है। क्योंकि पेट में खिंचाव पड़ता है तो ये आंत को भी ठीक रखने का काम करता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक रखने का काम करता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन को, यानी कि मासिक धर्म से संबंधित जो विकार होंगे उनको ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी से संबंधित हल्का फुल्का पेन है या सर्वाइकल में पेन है तो उसमें सुधार करने में मदद करता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके ये किस किस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है ये देखिए, जिसने किया होगा उसे पता है, मैंने तो किया मुझे पता है। यहाँ बहुत खिंचाव महसूस होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करेगा, आपके कोहनी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करेगा और आपके रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करेगा। तो इन तीन मेजर जगहों पे तो ये बहुत कार्यरत होता है, बहुत अच्छा कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी को। अब देखिए अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। अस्थमा आप जानते हैं जिसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है, क्योंकि अभी मैंने कहा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और किसी को अगर अस्थमा होता है तो खांसी और मतलब नाक से पानी निकलना, घड़घड़ाहट वाली खांसी, ऐसा लगता है जैसे कि मशीन चल रही हो किसी के शरीर में, फेफड़ों में। और किसी की हालत अगर बहुत ज़्यादा बुरी है तो सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ भी महसूस होने लगती है। मैं तो बिल्कुल जानता हूँ इसको, क्योंकि मेरी नानी जी को था ये। तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जिसको, किसी को अस्थमा होता है। ये अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, एलर्जी से होने वाली बीमारी है। और वैसे ये जेनेटिकली भी हो सकता है, अगर आपकी पिछली पीढ़ी में था किसी को तो संभावना है कि आपको भी हो जाए ये। तो अस्थमा अगर किसी को है तो सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है नेति। जल नेति करो या दुग्ध नेति करो या धागे वाली नेति करो, पर नेति जो कि शुद्धि क्रिया में आता है, वो शुद्धि क्रिया हम अलग पढ़ेंगे, योग का अलग पूरा टॉपिक देखेंगे उसको। शुद्धि क्रियाओं को 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं, वो सबसे बढ़िया है। पर हम आसन के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं इसमें सुधार करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एलर्जी से होता है, तो एलर्जी किसी को भी हो सकता है, जैसे कि किसी को धूप अगरबत्ती के धुएं से हो सकता है, किसी को घास से या पराग कण से हो सकता है। जब कभी फूल के खिलने का टाइम होता है या फल के खिलने का टाइम होता है, आम का सीज़न हो, जामुन का सीज़न हो, लीची का सीज़न हो, या फिर घास के पॉलन ग्रेन्स, जो घास के पराग कण होते हैं, पॉलन होते हैं, तो किसी को पराग कण से एलर्जी हो सकती है। या फिर किसी को धुएं से एलर्जी हो सकती है, धूल से एलर्जी हो सकती है, सिगरेट का धुआं जैसे हो गया। या कई बार किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कई बार मुझे हो जाता है, अगर किसी ने आसपास कोई बहुत ही थर्ड क्लास का परफ्यूम लगाया हो तो मुझे हर हाल में सर्दी जुकाम हो जाना है, वो एलर्जी वाला। तो जब कभी सर्दी जुकाम आपको होगा एलर्जी वाला, तो हम योग आसन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप योग आसन ना देखें, अगर आप बिल्कुल इंस्टेंट इलाज चाहते हैं तो मेडिसिन में आप एंटी हिस्टामाइन ले सकते हैं। जैसे कि सब ज़्यादातर लोगों के घर में सिट्राजिन की टैबलेट मिल जाएगी, वो एंटी हिस्टामाइन होता है। और वो जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको दबाकर, उस समय जहाँ पर भी एलर्जी हुई है आपको, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करने से रोकता है। बाकी अगर आप रेगुलरली ध्यान रखना चाहते हैं शरीर का, तो इन आसनों को अपनाएंगे ताकि इस प्रकार की समस्या आपको कम से कम हो। कौन कौन से आसन हैं? अ, सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्य आसन। इन सभी के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। देखिए सुखासन, अ, अगर आप में से किसी ने पद्मासन किया हो तो आपको पता होगा
नहीं किया तो जान लीजिए। पद्मासन में इस पैर को भी बिल्कुल जांघों पे चढ़ा लेते हैं और इस पैर को भी बिल्कुल जांघों पे चढ़ा लेते हैं, दोनों पैर को जांघों पे चढ़ा लेते हैं, वो पद्मासन होता है। लेकिन जिसके लिए पद्मासन थोड़ा मुश्किल होता है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं, वो सुखासन को करते हैं। सुखासन में नॉर्मली पालथी मारते हैं, जैसे आप नॉर्मली कहीं पर आलथी पालथी मार के बैठ जाते हो, वो सुखासन है। इसमें ज़्यादा जोड़ों में स्ट्रेस नहीं होता है। सुखासन करने के लिए वही है, पहले पैर को सीधा करके बैठिए और फिर बारी बारी से एक एक करके दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़कर चढ़ा लीजिए। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? ये बिना किसी स्ट्रेस के शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, क्योंकि ये वो आसन है जो नॉर्मली हम अक्सर घर में करते ही हैं, बैठ जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठे तो आजकल तो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, तो उन्हें क्या पता इस बात का। लेकिन पहले के लोग, मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ, तो ये वाला आसन बना के खाने में बहुत फ़ायदे रहते हैं। एक तो ये आपके शरीर का संतुलन बना के रखता है और ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखता है। हालांकि ये आसन ध्यानात्मक आसन है, तो लोग इसको ध्यान लगाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, ये आपके मन को शांत रखता है। और जब हम ये आसन करते हैं तो ये हमारे घुटनों को, हमारी जांग की मांसपेशियों को, हमारी पिंडलियों को, ये आप देख रहे होंगे, ये घुटने, जांग की मांसपेशी और पिंडली, इन सभी मांसपेशियों की बिल्कुल मतलब एक मसाज जैसा कर देता है। क्योंकि हम नॉर्मली इसको करते हैं तो ज़्यादा खिंचाव होता नहीं है, बिल्कुल आरामदेह आसन है ये। एक बात बिल्कुल याद रखेंगे कि जिस 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 बीमारी के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें तो इनका फ़ायदा होता ही होता है। ये मैं एक्स्ट्रा सब आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये इन इन चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं, क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर अगर आपके हिप्स पे कोई चोट है या घुटनों में कोई चोट है तो मत करिए इस आसन को, मत बैठिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खिंचाव होता ही है। और अगर आपको कभी स्लिप डिस्क हुआ हो, रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी हुई हो, तो भी इस आसन को मत करिए, क्योंकि बिल्कुल सीधे होकर के बैठना होता है, बिल्कुल कमर सीधा रखना होता है इसमें, तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। चक्रासन, आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को मोड़कर पीछे टच किया गया है। इसको दो तरीके से लोग करते हैं, खड़े होकर के पीछे झुकते हैं या फिर लेट करके अपने आप को तब इस तरीके से उठा लेते हैं। जिसको जिस तरीके से करना सुटेबल लगे वो उस तरीके से कर सकता है। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसका संतुलन बहुत अच्छा है, वो तो पहले अपने आप को सीधा खड़ा करेगा और आराम से पीछे झुकते हुए इस तरीके से अपने आप को टच कर लेगा ज़मीन में। और जिसका संतुलन उतना बढ़िया नहीं है, वो क्या करते हैं, पहले लेट जाते हैं और फिर अपने आप को बीच में से उठा करके ये चक्रासन वाला पोज बना लेते हैं। जब भी कभी चक्रासन बनाइए तो लगभग 5 मिनट तक इस आसन को करने की कोशिश करिए, तो ये शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अब आप देख रहे हैं चक्रासन है, तो एलर्जी की कंडीशन में तो हेल्पफुल है ही है ये। देखिए, कभी भी कोई भी आसन जब आप करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ उसी आसन को करने से बिल्कुल आपका वो रोग ठीक हो ही जाएगा ना। वो आसन आपके शरीर में 4-5 तंत्रों पर, मतलब 4-5 अलग अलग चीज़ों को टारगेट करता है, जो मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और आपको किसी विशेष बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप ऐसा कर रहे हैं इस तरीके से, ये थायराइड ग्लैंड को टारगेट कर रहा है। गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो गर्दन में जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में तो मेरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट उठा के पढ़िए, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़िए, सारी ग्रंथियों के बारे में बताया है बिल्कुल डिटेल से। तो थायराइड ग्रंथि को टारगेट करता है। और थायराइड ग्रंथि को टारगेट करने की वजह से क्या होगा, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है चयापचय अच्छा हो जाएगा, शरीर ऊर्जा अच्छी तरह से खर्च करेगा, शरीर में खनिज यानी मिनरल्स की कमी नहीं होगी, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी हमारी। अस्थमा में या फिर ऑस्टियोप्रोसिस में, जिसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, उसको ठीक करने में मदद करेगा, डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। और क्योंकि हम बिल्कुल कमर झुका के पीछे तक लेटे हुए हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर रहा है, तो कमर दर्द, मतलब रीढ़ की हड्डी की लचकता बढ़ाएगा, कमर की ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर कमर दर्द हो रहा है आपको थोड़ा बहुत, तो उसमें भी मदद करेगा, उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। देखिए, कमर दर्द में भी कई प्रकार के दर्द हैं। अगर स्लिप डिस्क है
या बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तब आप इसको नहीं करेंगे। हल्का फुल्का कमर दर्द का मतलब आप बहुत लंबे समय से कहीं पर बैठ के काम कर रहे हैं और एक तरफ बैठे बैठे झुके झुके कमर में दर्द हो रहा है, तब आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको हर्निया की समस्या हो गई है, यानी कि नाल उतर गई है, नाभ उतर रही है, उसमें आपको ये फायदा होगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति बिल्कुल पीछे की तरफ झुका हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसमें छाती भी फैलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की क्षमता भी सुधरती है एक व्यक्ति की। तो कुल मिलाकर बहुत सारे फायदे होते हैं इसके शरीर में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या ध्यान रखना है आपको इसमें? अगर आपको सिर में दर्द है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, तब मत करिए इसको, क्योंकि उसमें आपको तकलीफ और बढ़ेगी। कंधे की चोट है अगर आपको, तो मत करिए, क्योंकि कंधे में दर्द होगा तो आप इसको कर कैसे पाएंगे। और रीढ़ की हड्डी में कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्लिप डिस्क है, सियाटिक नर्व पेन है, मतलब कोई नस दब रही है आपकी, तो फिर आप मत करिए। स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको गर्दन के आसपास दर्द होता है, मत करिए इसको, क्योंकि फिर उसमें आपको ये दर्द कम नहीं करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही महसूस कराएगा ये आपको। अगर आपको कलाइयों में तकलीफ है, टेंडनाइटिस है, तो भी मत करिए इसको। तो देख लीजिए आपको जिस जिस जोड़ का मेजर यूज हो रहा है इसमें, उस जोड़ में अगर आपको कोई बड़ी तकलीफ है तो आप इसको मत करिए, क्योंकि करने में आपको तकलीफ महसूस होगी। हाँ, अगर आपको तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, और आप पहले से लगातार इसको कर रहे हैं, तो आपके शरीर के वो अंग ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और चोट लगने की संभावना, दर्द होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, गोमुखासन, द काउ पोज, द काउ फेस पोज। हम देखिए गोमुखासन, आप देख रहे हैं, एक फ्रंट व्यू भी है और एक बैक व्यू भी है। आगे से देखिए किस तरीके से पैरों को स्वस्तिक की तरह बना के रखा गया है। एक पैर नीचे है और दूसरा पैर उसके ऊपर से। एक हाथ को नीचे से ले जाएंगे कमर के पीछे, और एक हाथ को ऊपर से लाएंगे सिर के पास से, बैंड करते हुए, देखिए इस तरीके से। और पीछे अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाना होता है। जिसका जितना बेहतरीन मिलता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता उतनी अच्छी होती है। जिसका बिल्कुल टच नहीं हो रहा, वो धीरे 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 कोशिश करते हैं कि उनका हाथ, पहले उंगलियां टच हो आपस में और फिर धीरे धीरे हथेली एक दूसरे के ऊपर मिल जाए। जितना आसानी से ये, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, वो अपने हाथों को बिल्कुल यहाँ तक भी पकड़ लेते हैं, बिल्कुल बाजू तक पकड़ लेते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? ये आसन अस्थमा वालों के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये लीवर और पेनक्रियाज पर दबाव डालता है और उनको ठीक रूप से कार्य करने में मदद करता है। ये आसन किडनी को भी प्रभावित करता है, इसीलिए किडनी के कार्य करने की क्षमता भी सुधरती है। और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छी कर ही रहा है, आप देख रहे हैं, जो कमर के पीछे का ऊपर का हिस्सा है, जो कमर के ऊपर का हिस्सा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता अच्छी करने में मदद कर रहा है। अगर रेगुलर रूप से, कोई नियमित रूप से इस आसन को करे, तो सियाटिक पेन, जो नर्व पेन है, जो रीढ़ की हड्डी में कहीं नस दबने की वजह से, निचले हिस्से में नस दबने की वजह से जो दर्द होता है, उसमें सुधार भी महसूस होता है इससे। शरीर की ताकत बढ़ती है। और अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन है, यानी कि यौन संबंधी कोई परेशानी है, उसमें सुधार करने में भी मदद करता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कंधों की जो कंधों के जो जॉइंट्स हैं, उनको, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, पैरों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है, और अस्थमा, डायबिटीज़ वगैरह में मदद तो कर ही रहा है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को घुटनों में कोई पुरानी चोट हो, तो उसको ये आसन करने से बचना है। अगर हिप्स में चोट है, कूल्हों में कोई चोट है, तो ये आसन करने से बचना है। मतलब पुरानी चोट का मतलब कि कभी सर्जरी हुई हो, या फिर अब घुटने बेकार हो गए हैं, अर्थराइटिस वगैरह हो गया है, कर नहीं पा रहा है कोई व्यक्ति, तो इससे बचना है। कंधे में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कोई मेजर परेशानी है, कोई स्लिप डिस्क है, या कभी कंधा उतरा हो, कंधे की सर्जरी हुई हो, तो इन कंडीशनों में ये आसन करने से बचना है एक व्यक्ति को। अगला है पर्वतासन, पर्वत की तरह। अब देखो, ये पर्वतासन दो तरीके से करते हुए आप देख रहे हैं। एक तो ये है, सूर्य नमस्कार में खूब किया जाता है, और एक इस तरह से भी बैठकर पर्वतासन बनाते हैं। पद्मासन बना लिया पहले, देखो, दोनों पंजों को जांग के ऊपर चढ़ा लिया है, और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर मिला दिया है आपस में,
जिस तरीके से खड़े होकर ताड़ासन कर रहे थे उसी तरीके से ये बैठ करके किया पर्वतासन, द माउंटेन पोज। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जब पर्वतासन करते हैं तो एक व्यक्ति को पुशअप्स मारने वाली स्थिति में आ जाना चाहिए। जिस तरीके से पुशअप्स लगाते हैं ना, दंड लगाते हैं, उस तरीके से पहले पोजीशन बनाना चाहिए। उसके बाद अपने पैरों को नज़दीक खींचिए, दोनों एड़ियों को ज़मीन पर मिलाइए बिल्कुल, और उसके बाद अपने अपने पैरों को बिल्कुल तानते हुए खींचते हुए, ताकि पैर के पीछे की मांसपेशी बिल्कुल तन जाए, और इस तरीके से पर्वत का आकार बनाइए। एड़ियों को जमीन में चिपकाने से क्या होता है कि ये पूरी पिंडली आपकी बिल्कुल खिंची हुई रहेगी। इससे पिंडलियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़िया हो जाती है, कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी, कंधों की ताकत, कोहनी और बाजुओं की ताकत भी इससे सुधरती है। चलिए इसके फायदे पढ़ लेते हैं। अस्थमा वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, पीठ दर्द को कम करेगा, जैसे रीढ़ की हड्डी में ताकत भर देगा, आपके जो स्पाइनल कॉलम है उसको मजबूत बनाएगा। कंधे में अगर कोई स्ट्रेस हो, तनाव महसूस हो रहा हो, अकड़न जकड़न महसूस हो रही हो, पीठ में कोई अकड़न जकड़न महसूस हो रही हो, उसको ठीक करने में मदद करेगा। पिंडलियों की लचकता को बढ़ाएगा, और जांग के पिछली मांसपेशी यानी कि हैमस्ट्रिंग की लचकता को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ताकत उसकी अच्छी कर देगा। पेट की मांसपेशियों को स्ट्रांग करेगा, पाचन क्रिया भी सुधारता है। और जब कोई भी आसन पेट को टारगेट करता है तो वो पेट के आसपास की चर्बी को कम करने में भी मदद करता है, ध्यान रखना है हमें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए क्या है इसके, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी है। अगर किसी को हिप में चोट है, मतलब कूल्हों में चोट है, किसी के पिंडली में कभी कोई चोट लगी है बड़ी, मतलब हैवी सी, या कंधों में कोई चोट है, तो जिन जॉइंट्स का याद रखेंगे, जिन जॉइंट्स का अधिक उपयोग हो रहा है उन जॉइंट्स में अगर आपको कोई बहुत तगड़ी चोट लगी हुई है, पुरानी चोट है, थोड़ा करते ही दर्द होने लगता है आपको, तो आपको ये आसन नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है बस। फिर अगला देखिए, भुजंग आसन। भुजंग यानी कि सांप, कोबरा पोज भी बोलते हैं इसको, या फिर स्नेक पोज, सरपेंटाइल पोज, ठीक है ना। ये अर्ध भुजंगासन है, ये हाफ है, और ये फुल है, ये पूर्ण भुजंगासन। देखिए पूर्ण भुजंगासन में बिल्कुल सिर को पीछे करके पैरों से मिला मिला लिया गया है। जब भुजंगासन करना होता है तो बिल्कुल पट की अवस्था में लेट जाइए, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी जमीन पर सटा लीजिए, बिल्कुल हाथ को बिल्कुल फ्लैट करके कमर के साथ मिला के बिल्कुल नीचे रख लीजिए। अब जब भुजंगासन बनाना है तो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करिए और कंधों की सीध में लाइए। उसके बाद अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए, दोनों पंजों को पीछे बिल्कुल तान कर खींच कर एक साथ मिला करके रखिए ज़मीन पर। कई बार लोग अपनी सहूलियत के लिए इस कोहनी के एरिया को, यानी कोहनी को मोड़कर 90 डिग्री की कंडीशन बना लेते हैं, मतलब मुड़ी हुई भी रखते हैं कोहनी, आप सीधी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक सांप का आकार बनाना है, गर्दन को पीछे की तरफ करना है ताकि गर्दन की मांसपेशियों में भी खिंचाव महसूस हो। इसके फायदे क्या होंगे? बिल्कुल ये आपको एनर्जाइज कर देगा, एकदम ऊर्जा प्रदान करेगा, रीढ़ की हड्डी में लचकता प्रदान करेगा, आपकी जांग की पीछे की मांसपेशियों में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, और गर्दन की मांसपेशियों में भी स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, ताकत देगा। जब खिंचाव होता है तो पेट की सारी मांसपेशी खिंचती है, तो अंदर से लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया यानी कि पित्त की थैली, और पैनक्रियाज हो गया यानी कि अग्नाशय, बड़ी आंत छोटी आंत, सब में खिंचाव होता है। सभी के कार्य को बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल ठीक करने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा कर देगा, यानी कि रक्त प्रवाह इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। कब्ज की जो परेशानी है, गैस वगैरह जिसको बन रहा है, अपच हो गया है, उसमें भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि पेट को बिल्कुल, पेट पे खिंचाव पड़ता है इससे। और अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाथों की मांसपेशियों का भी पूरा प्रयोग होता है। अगर आप 5-5 मिनट तक करो तो हाथ भी दुखने लगते हैं, तो इससे हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है हाथों की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए, क्या सावधानियां बरतनी होती है। जिनको हर्निया है, यानी कि जिनको नाभ उतर जाती है, नाल उतर जाती है, या पीठ में कभी चोट लगी हुई हो, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी है, सिर में दर्द रहता है, या फिर पेट की कभी सर्जरी हुई हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और चूंकि पेट में इसमें बहुत खिंचाव होता है तो प्रेग्नेंट लेडी को भी आसन नहीं करना चाहिए।
और क्योंकि पेट में इसमें बहुत खिंचाव होता है तो प्रेग्नेंट लेडी को भी आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा कोई भी आसन नहीं करना चाहिए जिसमें पेट में अधिक खिंचाव महसूस हो, पेट पे दबाव पड़े। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे करते हैं। पश्चिमोत्तासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। जैसे आपने पाद हस्तासन किया था उसमें आपने खड़े होकर के झुकाव किया था, इस तरीके से खड़े होकर झुके थे। अब यहां पर खड़े होकर नहीं करना, यहां पर बैठ के करना है। बिल्कुल पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, दोनों पंजे इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगे आपस में मिले हुए। उसके बाद दोनों हाथ पहले ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर धीरे 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 झुकाते हुए हाथों को आगे लाएंगे, सिर को बिल्कुल घुटनों के अंदर तक लगा देंगे। बिल्कुल छाती आपकी इन घुटनों से सट जानी चाहिए। हाथ पहले तो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी लचकता नहीं है, वो धीरे धीरे उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर जैसे जैसे लचकता बढ़ती जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती जाएगी, हाथों को बिल्कुल यहाँ पीछे लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से कोहनी टिका करके। आप देखिए इसमें पूरी रीढ़ की हड्डी खिंच जाती है आपकी, पूरी रीढ़ की हड्डी। यहाँ के आसपास की जो कमर की मांसपेशी है लेटिसिमस डॉर्सी, मांसपेशियों के बारे में एक अलग ही, मैं जैसे किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आपको, उसमें जैव यांत्रिकी, उसमें पूरी तरह से डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी मांसपेशी है और किस में खिंचाव कैसे महसूस हो सकता है। तो पूरा ये जो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है और ये जो काफ है सब पूरा खिंच जाएगा, बल्कि यहां तक कि साइड की मांसपेशी भी खिंचती है, पैरों की पूरी हिप्स की मांसपेशी खिंचेगी, सारी मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, इन सभी की स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाती है। समझे बेनिफिट्स अगर आप देखें तो हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों की लचकता बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। काफ मसल जो है पिंडली की मांसपेशियों की लचकता और ताकत बढ़ जाती है। ये कमर के पीछे की मांसपेशियों की लचकता और ताकत बढ़ जाती है। हिप्स की मांसपेशियों की लचकता और ताकत बढ़ जाती है। पेट पे खिंचाव हो रहा है तो गैस को दूर करने में मदद करेगा। पेट से रिलेटेड किसी भी परेशानी को बिल्कुल आराम देने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी से अगर मतलब खिंचाव हो, तनाव हो, उसको ठीक करने में मदद करता है। ऐंठन हो रही है, जकड़न हो रही है, अकड़न हो रही है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। ओबेसिटी में किसी को अगर मोटापा है उसको कम करने में मदद करता है, पेट की गैस को, कब्ज को दूर करता है। तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई बड़ी चोट लगी है पहले से तो आपको इसको करने से बचना चाहिए। अगर आपको पेट में कभी कोई चोट हुई है, इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, तो आपको इससे बचना चाहिए, इस आसन से बचना चाहिए। आपका लीवर, आपका स्प्लीन बढ़ गया है, प्लीहा, कॉमनली लोग तिल्ली भी कह देते हैं, तिल्ली, अगर वो बढ़ गया है, आपको अपेंडिक्स से संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगला देखिए, मत्स्यासन, फिश पोज। कई तरीकों से कर लेते हैं लोग, आप देख रहे होंगे। इसमें पद्मासन बनाया, दोनों पंजों को बिल्कुल जांग के ऊपर चढ़ाया और अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे झुकाते हुए सिर लगा लिया इन्होंने, हाथ आगे करके अपने पैर को, पंजों को पकड़ लिया है। इस या फिर इसको हाथ आगे करके पंजे पकड़ने की जगह हाथ पीछे करके ज़मीन में लगा सकते हैं। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रीढ़ की हड्डी की लचकता बढ़िया हो गई है तो ये आप बिल्कुल फ्लैट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इतना अंतर है, ये अंतर भी नहीं रहेगा, बिल्कुल शरीर चिपका सकते हैं ज़मीन में। वो तो लचकता के ऊपर बात है, किसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है उस पर निर्भर करता है। ये जो आर्च बना हुआ है, अभी जो आर्च बनाया है, ये आर्च धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ये जो ऊंचाई है यहाँ पर बीच में, ये धीरे धीरे कम भी होता चला जाता है, लोग बिल्कुल फ्लैट करके भी लेट जाते हैं। फायदे क्या हैं? ये आंखों के लिए लाभकारी होता है, मोटापे को घटाने में मदद करता है, अस्थमा वालों के लिए फायदेमंद है, डायबिटीज़ में भी थोड़ी बहुत मदद करता है ये। जब हम इस प्रकार का आसन बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे छाती की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। तो इस कंडीशन में हमें मतलब गहरी और तेज सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे सांस लेने की क्षमता भी सुधरती है। बॉडी पोस्चर अच्छा होता है क्योंकि आप देख रहे हो पैर से लेकर सिर तक की सारी मांसपेशियों में थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक की सारे मांसपेशियों का मसाज कर देगा, उनके तनाव को कम कर देगा, उनकी अकड़न को कम कर देगा। इसको रेगुलरली करने पर अस्थमा से बहुत राहत मिलती है।
अस्थमा में बहुत राहत देगा ये। अगर किसी को टॉन्सिल से संबंधित परेशानी हो जाती है, या फिर घुटनों में हल्का फुल्का दर्द रहता है, कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, तो भी लाभकारी आसन है ये। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानिए, क्या सावधानी बरतनी है। अगर किसी को गर्दन में चोट लगी हुई है या रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, किसी को स्लिप डिस्क है, नहीं करना चाहिए ये आसन, बचना चाहिए। अगर किसी को माइग्रेन से संबंधित बीमारी है, आप देख रहे हो ना गर्दन पीछे कर रहे हैं, माइग्रेन से संबंधित बीमारी है तो भी उसको इस आसन से बचना चाहिए। और अगर किसी को हाई बीपी से संबंधित बीमारी भी है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो भी इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि सिर पीछे करने की वजह से आप देख रहे हो यहाँ पर पूरे सिर को पीछे किया गया है, तो सर को पीछे करने की वजह से रक्त का प्रवाह सर में ज़्यादा तेज़ होता है, और अगर हाई बीपी है तो वो संभवतः परेशानी पैदा कर सकता है। आगे देखिए, आगे डायबिटीज से संबंधित पढ़ेंगे हम कि डायबिटीज़ में किस प्रकार के आसन करने चाहिए, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है पढ़ना है हमें। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब आप देखो, भुजंगासन के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ये डन है, आप पीछे देखकर दोबारा से जान सकते हैं। पश्चिमोत्तासन के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, ये डन है, पीछे देख के दोबारा जान सकते हैं। पवन मुक्तासन के बारे में आपको अभी पढ़ना है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में भी आपको पीछे पहले पढ़ा चुका हूं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में आपको अभी पढ़ना है। देखिए आप देख पा रहे हैं पवन मुक्तासन यानी कि गैस रिलीजिंग पोज, हमारे फेमस बाबा रामदेव जी। तो देखिए गैस रिलीजिंग पोज, नाम ही है गैस रिलीजिंग पोज। इस आसन से अगर कभी आपको पेट में गैस बन जाए ना और लगे कि गैस का गोला कहीं अटक रहा है, तो इस आसन को करने की कोशिश करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, तुरंत आराम मिलने की संभावना है। कैसे करते हैं, पूरी तरह से बिल्कुल फ्लैट लेट जाइए ज़मीन पर, बिल्कुल समतल सतह पर लेट जाइए, और उसके बाद अपने पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों से पैरों को बिल्कुल कस के जकड़िए, ताकि दोनों पैर, दोनों जांग आपकी छाती से सट जाए। अगर किसी को दोनों पैरों से एक साथ करने में परेशानी हो रही है, तो वो एक एक पैर करके भी कर सकता है। वैसे दोनों पैर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर अगर दोनों पैर से परेशानी है तो वो एक एक पैर करके भी कर सकता है। इसके फायदे क्या क्या हैं, मोटापा कम करने में मदद करता है, और पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों के लिए लाभदायक है। सबसे महत्वपूर्ण तो पाचन क्रिया ठीक करने में मदद करेगा, किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो गैस रिलीज करने में मदद करेगा, और विशेषकर जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं डायबिटीज़, उसमें सुधार करने में मदद करेगा, मधुमेह में सुधार करने में मदद करेगा। अगर महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन में गड़बड़ी है, मासिक धर्म में गड़बड़ी है, उसको सुधार करने में मदद करेगा। अस्थमा, सियाटिक पेन, जो पीठ के दर्द, पीठ में जो पेन होता है, उन दोनों में भी लाभदायक होता है ये। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कभी वही पुरानी बातें कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कभी कोई इंजरी हुई है, कभी कोई चोट लगी है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर आपको हृदय से संबंधित बीमारी है, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, कोई हाई बीपी है, स्लिप डिस्क हो चुका है आपको, या हर्निया है, तो इन सब कंडीशंस में आपको इस आसन से बचना चाहिए। और देखिए पेट पे दबाव पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट लेडी को भी इस आसन से बचना चाहिए, गर्भवती महिला को इस आसन से बचना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी जो ओबेस बाकी डायबिटीज़ के लिए जो भी आसन हैं वो मैं आपको पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे देख करके समझ लेंगे। आगे पढ़ते हैं हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, तो इसके लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए हमें, क्या प्रोसीजर है, तरीका क्या है, क्या फायदे हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन से, देखिए। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन, ये सारे आसन हाइपरटेंशन में यानी कि उच्च रक्तचाप में करने पर हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए वज्रासन, पवन मुक्तासन, इन दोनों के बारे में, और भुजंगासन, इन तीनों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे पलट के देख लेंगे। अभी आपको देखना है ताड़ासन, अर्धचक्रासन और शवासन के बारे में। देखिए ताड़ासन, द पाम ट्री पोज, बिल्कुल ताड़ के पेड़ की तरह। अब आप देखिए इसमें आपको पहले नॉर्मली सीधे खड़े रहना है, दोनों पूरे पूरे पैर पर अपने,
और उसके बाद अपने आप को पंजों पर उठाते हुए, देख रहे हैं आप, पंजों पर, बिल्कुल पंजों पर उठाते हुए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए, कंधों को खींचते हुए, कोहनी को, और पूरे हाथों को आपस में मिला के ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ के पेड़ का आकार बनाना है। इसको करते समय जब आप खिंचाव करेंगे तो सांस भर के अपनी सांस को बिल्कुल रोक लेंगे, और फिर नीचे जब आएंगे वापस, जब रिलैक्स होंगे तो धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर दोबारा जब करेंगे तो सांस भर के सांस को बिल्कुल रोक लेंगे, और फिर जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ऐसा आपको 20 बार 25 बार के आसपास करना है, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या फायदे हैं? देखिए, शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले पंजों पे खड़े हो रहे हैं तो आपका बैलेंस बढ़िया करेगा। और हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको हेल्पफुल होता है ये। उच्च रक्तचाप के इलाज में मदद करता है ये। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सियाटिक नर्व का प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है ये। पोस्चर अच्छा करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सीधे रह रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सब पूरा शरीर तना हुआ है, तो शरीर का पोस्चर जो है वो ठीक करने में मदद करता है। कब्ज ठीक करने में मदद करता है, मोटापा कम करने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, बचपन से सुनते आए हैं कि जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है, जो 14-15 की एज में हैं, उनको अगर हाइट में सुधार करना है तो ये आसन बहुत फायदेमंद होता है उनके लिए। बल्कि 10 साल की उम्र से ही या पहले से भी कोई अगर इस आसन को कर रहा है, छोटी उम्र से भी कर रहा है, तो उसकी हाइट में जो बढ़त है वो तेजी से होती है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं? अगर किसी को लो बीपी है, खड़े खड़े चक्कर आ जाता है किसी को, तो उसको यह आसन करने से बचना चाहिए। किसी को सिर दर्द रहता है, शरीर में तकलीफ रहती है, तो उसको यह आसन करने से बचना चाहिए। किसी को सिर दर्द रहता है, सिर में तकलीफ रहती है, तो उसको यह आसन करने से बचना चाहिए। आगे अर्ध चक्रासन। आप देख रहे हो इसमें सिर्फ आधा चक्र बना हुआ है। पहले बिल्कुल सीधे तरीके से खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच करते हुए, जिस तरीके से अभी पीछे आपने ताड़ासन में स्ट्रेच किया, बस वहां पर आपने पंजों को भी उठा लिया था, यहाँ पंजों को नहीं उठाना है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर पंजों को बिल्कुल चिपका के रखना है, बिल्कुल नहीं उठाना। और शरीर को बिल्कुल सीधा खींचते हुए, हाथ को बिल्कुल पीछे करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ना है, ताकि चक्र बन जाए। ये आधा चक्र है, हाफ। तो देखिए, जब कभी भी ये आसन कर रहे हैं तो सांस खींचते हुए इस आसन को करिए, पीछे ले जाते हुए, और उसके बाद फिर जब रिलैक्स होंगे तो सांस छोड़िए। फिर जब ये आसन करने लगेंगे तो सांस खींचते हुए पीछे जाएंगे, और फिर जब रिलैक्स होंगे तो, यानी कि जब नॉर्मल वापस खड़े होंगे तो फिर सांस छोड़िए। इसके क्या फायदे होते हैं? पैरों के दर्द को ठीक करने में मदद करता है ये, और हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको ठीक करने में मदद करेगा ये। आप देख रहे हैं कि शरीर बिल्कुल तन के पीछे की तरफ जा रहा है, तो गर्दन में अगर अकड़न है, तनाव है, कंधों में अगर अकड़न है, तनाव है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। जांग के पीछे की मांसपेशी यानी कि हैमस्ट्रिंग और काफ की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसकी लचकता अच्छी करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में मदद करेगा। अगर किसी लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत है, मासिक धर्म में दिक्कत आती है, तो ये कमर में और जांग में फैट को कम करने में मदद करता है। पेट में खिंचाव पड़ रहा है, आप देख रहे हैं पूरा पेट खिंच रहा है यहाँ पर, तो पाचन क्रिया में भी सुधार करता है ये। गैस की परेशानी हो रही हो अगर, उसको ठीक करने में मदद करेगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ा ही रहा है, यहाँ काफ के मसल की, जांग के पीछे के मांसपेशी की, रीढ़ की हड्डी की, और पेट की, कंधों की, इन सब जगहों की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छी करने में मदद करता है ये। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या सावधानी बरतनी होती है? वही बात, खड़े होकर कर रहे हैं, सर पीछे झुक रहा है, तो किसी को माइग्रेन है या सिर में कोई तकलीफ है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को स्लिप डिस्क है, कमर से जुड़ी कोई चोट है, तो उसको ये आसन करने से बचना चाहिए। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, किसी को आंत में कोई तकलीफ है, चोट लगी हुई है, तो उसको ये आसन करने से बचना चाहिए। और क्योंकि पेट में खिंचाव हो रहा है तो गर्भवती महिला को भी ये आसन करने से बचना चाहिए। अगला है शवासन। बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज होता है ये, बिल्कुल शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह आराम से लेट जाना है, पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स रहेगी। आप देख रहे हैं दोनों पैरों के बीच में
गैप है, बिल्कुल पैर बिल्कुल रिलैक्स हैं, हाथ बिल्कुल रिलैक्स हैं, दोनों हथेली आसमान की तरफ ऊपर है, आपका सिर भी ऊपर आसमान की तरफ है, आंखें बंद हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स है। इस आसन को करते समय A to Z सारे अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स कर देना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? ये तनाव को कम करके, स्ट्रेस को कम करके आपको बिल्कुल रिलैक्स फील करवाएगा, बिल्कुल मन को शांति प्रदान करेगा। और जब आप इस आसन को करके उठेंगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एनर्जाइज हो गए हैं, बिल्कुल दोबारा से शरीर में एनर्जी भर गई है आपके शरीर में। आपको अगर हृदय से संबंधित कोई समस्या है, हार्ट डिजीज है, उसमें ये फायदेमंद होगा। आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। और अगर किसी को हाई बीपी से संबंधित समस्या है तो उसको ठीक करने में मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का अच्छा कर देगा। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, सावधानी की बात करें, तो इस आसन में शरीर के किसी भी अंग पे कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो आपको बस करते समय ज़्यादा किसी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, बस रिलैक्स होकर के लेट जाइए। हाँ, सतह समतल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। फ्लैट सरफेस पर लेटिए, सरफेस ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा अगर होगा तो ये आसन आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, बैक पेन। बैक पेन के लिए प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। यानी कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पीछे बैक बैक में, नीचे कमर में दर्द होता है अगर, तो कौन से आसन करने चाहिए, क्या तरीके हैं, उनसे क्या फ़ायदे होंगे और क्या उनके लिए सावधानियां बरतनी हैं। तो आप देखिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। ताड़ासन, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं पीछे अभी। अगर दोबारा जानना चाहते तो पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। आर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। और भुजंगासन, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। ये 3 आसन आप पीछे पढ़ चुके हैं। 2 आसन ऐसे हैं जो नहीं पढ़ा आपने, उनके बारे में जान लीजिए, वक्रासन और शलभासन। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए वक्रासन, ट्विस्टेड पोज बोलते हैं इसको। जैसा आपने अभी अर्ध मत्स्येंद्र आसन पढ़ा था पीछे, फिश पोज, मछली की तरह पोज बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये वक्रासन, बस थोड़ा बदलाव है। उसमें फिश पोज में पैर, ये दोनों पैर मुड़े हुए थे, यहाँ पर दोनों पैर मुड़े हुए नहीं हैं, एक पैर सीधा है और घुटना 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है। यानी कि एक पैर सीधा है और एक घुटना आपका खड़ा है। देखिए किस तरीके से एक हाथ को जमीन पर रखकर सपोर्ट लिया गया है और दूसरे हाथ को, जो आपका घुटना है उसका उल्टा हाथ, यानी कि अगर आपका राइट नी है तो लेफ्ट वाला हाथ, और अगर लेफ्ट नी है तो राइट वाले हाथ को घुटने के आगे ला करके इस तरीके से दूसरा घुटना पकड़ लीजिए, या फिर अपने बाजू को, या फिर अपने कोहनी को मोड़कर इस तरीके से अपने जांघों पर, इस तरीके से अपने हिप्स के पास तक रख लीजिए। देखिए ये वाला जो है, आप जो देख रहे हैं, इसमें ये स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जब किसी को फोल्ड करके रखने में दिक्कत होती है, पैर मोड़ के रखने में, इस पोजीशन को बनाए रखने में दिक्कत होती है, तो व्यक्ति अपने हाथों से अपने पैरों को सपोर्ट देता है ताकि इस पोजीशन में थोड़ी ज़्यादा देर तक बने रहे। और इस कंडीशन में जब उसकी किसी व्यक्ति की लचकता बिल्कुल बढ़िया हो जाती है तो इस कंडीशन में वो आ जाता है और आसानी से लंबे समय तक रह सकता है। इसके फायदे की बात करें तो सबसे पहला तो ये बैक पेन अगर किसी को है, किसी को कमर में नीचे दर्द रहने लगा है बैठने की वजह से, हम पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी को सियाटिक नर्व हो गया है, सियाटिका नर्व नस दब रही है, किसी की स्लिप डिस्क हो गया है, उस कंडीशन में आसन हम नहीं कर रहे हैं, आपने देखा पीछे तक भी। लेकिन अगर किसी को बैठने की वजह से या गलत तरीके से सोने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है, टाइट कपड़ों को पहनने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है, तो ये आसन बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं, बहुत ही रिलीविंग होते हैं उनके लिए। पेट में ट्विस्ट पड़ रहा है तो पेट की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, आपका पाचन बढ़िया करेगा, आपको कब्ज़ की परेशानी से दूर रखेगा। डायबिटीज़ में हेल्पफुल है, अगर डायबिटीज़ हो गया है तो आपको वो ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन, और वो किसकी वजह से होता है, पैनक्रियाज की खराबी की वजह से, यानी कि अग्नाशय की खराबी की वजह से। तो ये जब पेट पे कोई भी ऐसा योग आसन जो पेट को प्रभावित करे, वो हमेशा
डायबिटीज़ के लिए, पाचन के लिए, गैस के लिए, सब में मददगार होगा, सबको रिलीव करेगा, सब में आराम देगा आपको। आपकी रीढ़ की हड्डी को ये मजबूत करेगा, कमर की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करेगा। और ये जो आपके जांग के पीछे की मांसपेशी यानी कि हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करेगा, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करेगा, हाथों को मजबूत करेगा। ये इसके फायदे हैं। और अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जाने, क्या सावधानियां बरतनी है, तो जिसको हाई बीपी है उसको ये नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। जिसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई हो, जिसको स्लिप डिस्क हो, सियाटिका नर्व हो, उसको ये नहीं करना चाहिए। जिसको पेट में कभी चोट लगी हुई हो उसको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगला देखिए, सलभ आसन यानी कि लोकस्ट पोज, इसको हम कह लेते हैं टिड्डी, टिड्डी वाला पोज भी कह लेते हैं। देखिए, जो शुरुआती चरण में होंगे वो शरीर को इस तरीके से आगे बिल्कुल पहले पहले तो बिल्कुल फ्लैट लेट जाइए, और पूरी तरह से लेटने के बाद अपने हाथों को यहाँ कमर के नीचे ले आइए ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, सहारा मिल सके, और धीरे धीरे पैरों को पीछे से उठाइए। शुरुआती चरण में जो होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। जिनके पैरों की और हाथों की मांसपेशी बिल्कुल मजबूत हो जाती है, कमर की मांसपेशी मजबूत हो जाती है, लचकता अच्छी हो जाती है, वो आगे से भी शरीर उठा लेते हैं और पीछे से भी पैर को उठा लेते हैं, और इस तरीके से लोकस्ट पोज बनाते हैं, यानी टिड्डी वाला आसन बनाते हैं। इस आसन में अपने आप को 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक बनाए रखिए और फिर रिलीज करिए अपने आप को। जब आप आसन बनाएंगे तो सांस अंदर खींच के रोक के रखेंगे, और जब अपने आप को ढीला करेंगे, आसन छोड़ेंगे, तो फिर सांस छोड़ेंगे। इस आसन को 3-4 बार, 5 बार दोहराइए ताकि ये अधिक से अधिक फायदा प्रदान कर सके। क्या फायदे होते हैं इसके? अगर किसी को स्लिप डिस्क है या किसी को सियाटिक नर्व पेन है, उसमें ये आराम देता है। देखो, कमर में अभी तक हमने ये पहला आसन पढ़ा जिसमें स्लिप डिस्क में भी आराम दे रहा है। ये पीठ का दर्द, अगर किसी को पीठ का दर्द है, कूल्हों में दर्द है, इन कंडीशंस में ये आसन आरामदेह होता है, फ़ायदा पहुंचाता है। ये आसन पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है। पेट में खिंचाव, देखो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके पेट पे भी खिंचाव हो रहा है, उस कंडीशन में आपका पाचन ठीक करेगा, पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद करेगा, कब्ज को ठीक करने में भी मदद करेगा। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं? जिसको हार्ट से संबंधित परेशानी हो, हृदय से संबंधित परेशानी हो, या हाई बीपी हो, जिसको जिसको कभी हार्ट अटैक हुआ हो या कोरोनरी डिजीज हो, उसको इस आसन को करने से बचना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की कोई सर्जरी हुई हो, या फिर जो स्लिप डिस्क की परेशानी अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है, अगर बहुत हल्की फुल्की है तब ये आपको आराम देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिसमें आप कर ही नहीं पा रहे हैं, पैर उठाते ही आपको दर्द होना शुरू हो जा रहा है, उस कंडीशन में आपको यह आसन करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि योग आसन का लाइफ स्टाइल में कितना महत्व है। योग आसन किस प्रकार से आपको जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से उभरने में मदद करती है, और किस प्रकार से आपके शरीर के अंगों को मजबूत करके जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को होने से रोकती है। तो आप सीख गए होंगे। अगर आपको एक बार में ना हुआ हो तो आप वीडियो को रिपीट करके सुनिए, ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।